30 जून 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है दोस्तों। देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है। पहली न्यूज तो ये है कि ये जो जम्मू का एयर बेस था, इसके ऊपर जो अटैक हुआ है, ड्रोन अटैक, इसकी इन्वेस्टिगेशन एनआईए के हाथ में चली गई है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हाथ में चली गई है। जाना जरूरी भी था, क्योंकि प्राइमा फेसी ये नजर आ रहा है कि ये एक टेररिस्ट अटैक है, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का यहाँ पे इन्वॉल्व होना जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऑर्डर इशू किए हैं और एनआईए ने फिर से री रजिस्टर किया है केस को। पहले केस रजिस्टर्ड था सतवारी पुलिस स्टेशन जम्मू में, जम्मू की पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अब आप देखोगे कि कहीं ना कहीं सीधे सीधे एनआईए इन्वॉल्व हो गई है यहाँ पे। ओके, ये जो ब्लास्ट थे लगभग 6 मिनट्स के अंतराल पे हुए थे 27-28 जून को, और ड्रोन्स की मदद से यहाँ पे गिराए गए थे आपके बॉम्ब्स। तो ये न्यूज़ तो हम वैसे भी कवर कर चुके हैं, बस ये इंपॉर्टेंट है कि एनआईए के पास यहाँ पे इसकी इंक्वायरी आ गई है। एनआईए की बात की जाए तो ये इंडिया की काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स है। एनआईए को पॉपुलर कल्चर में भी दिखाया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फैमिली मैन का सीरियल था, तो उसमें मनोज बाजपेयी एनआईए के अंदर ही काम कर रहा होता है। तो एनआईए एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया की, जो कि इंडिया को फॉरेन जो भी ये डिसरप्टिव एलिमेंट्स है उससे प्रोटेक्ट करती है। ये जो ऑफिसर्स होते हैं एनआईए के, वो इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से उठाए जाते हैं, खासकर इंडियन पुलिस सर्विसेज से उठाए जाते हैं। उनके पास काफी पावर्स, प्रिविलेजेस और कई लायबिलिटीज भी होती हैं, मतलब दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट दे आर डूइंग। तो टेरर रिलेटेड क्राइम्स को स्टेट्स के अक्रॉस, पूरे देश के अक्रॉस टैकल करने के लिए एनआईए बनाई गई है। और एनआईए को बनाया गया था 2008 में बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जब 26/11 टेरर अटैक्स के बाद हमारे एंटी टेरर इकोसिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मदद लगी, तो ऐसा लगा कि रॉ के साथ साथ एनआईए भी यहाँ पे जरूरी है, इसलिए एनआईए को यहाँ पे बनाया गया। एनआईए में कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसके थ्रू ये बोला गया कि जो एनआईए के ऑफिसर्स हैं वो इंडिया के बाहर जो ऑफेंसेस किए गए हैं जो कि इंडिया को अफेक्ट करते हैं, उनकी भी इंक्वायरी कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड डोमेस्टिक लॉज ऑफ अदर कंट्रीज। किसी एक पर्टिकुलर केस में एनआईए इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा, ये केंद्र सरकार पर डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जम्मू एयरबेस पे जो अटैक हुआ है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनआईए को दे दी गई है। राज्य की सरकारों का एनआईए में कोई लेना देना नहीं होता है। अगर एक बार एनआईए के पास केस पहुंच गया है तो वो एनआईए किसी भी राज्य सरकार में जाके अपनी तफ्तीश कर सकती है, इंक्वायरी कर सकती है। उसको राज्य की सरकार से या पुलिस से परमिशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो देश की सिक्योरिटी के लिए और टेररिज्म को टैकल करने के लिए अपनी इंक्वायरी कर रही है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म में न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अच्छा लगे तो ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आसाम बर्मीज ग्रेप्स एक्सपोर्टेड टू दुबई। तो देखिए, एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बढ़ावा देने के लिए रिसेंटली अपेडा ने एक और काम किया है। जो फ्रेश बर्मीज ग्रेप्स है, जिनको लेतेकू बोला जाता है आसाम में, असमीज भाषा में इनको लेतेकू बोला जाता है, इन लेतेकू को दुबई से गुवाहाटी से दुबई भेजा गया। तो एयर रूट के थ्रू दुबई, गुवाहाटी से प्लेन उड़ा, दुबई गया और उसमें काफी भर भर के लेतुकू गए थे। तो लेतुकू है क्या? ये बर्मीज ग्रेप्स हैं जो कि आसाम में पैदा होते हैं। इनमें विटामिन सी और आयरन काफी माना जाता है। ओके, और इनको पैक किया गया था दरांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में, आसाम में ये उगाए जाते हैं। इस कंसाइनमेंट को अपेडा रजिस्टर्ड कीगा एक्जिम द्वारा एक्सपोर्ट किया गया। खास बात यहां पे यह कि आपको अपेडा के रोल को समझना पड़ेगा। पिछले कई महीनों में हमने देखा है कि अक्सर कर अपेडा के रिस्पेक्ट में एक न्यूज आती रहती है कि अपेडा ने इस इलाके के इस प्रोडक्ट को बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करने में मदद किया। मतलब हमारे अलग अलग जो रीजनल प्रोडक्ट्स हैं, उनके न्यूट्रिशनल कंटेंट को पूरी दुनिया के मार्केटर्स के सामने डिस्प्ले करके उनको एक्सपोर्ट को बढ़ाने की जो एक कोशिश है, ये अपेडा कर रहा है और बहुत एफिशिएंटली कर रहा है। और इस कोशिश में जो बर्मीज ग्रेप्स हैं आसाम के लेतेकू, इनको दुबई से गुवाहाटी एक्सपोर्ट किया गया। सिमिलरली कुछ दिन पहले ही मैंने आपको न्यूज में बताया था कि एक रेड राइस है जो कि आसाम में पैदा होता है, जिसका नाम है बाओ धान। ये जो बाओ धान रेड राइस है, ये असमीज फूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के उगाया जाता है। आयरन रिच रेड राइस है, तो इसको आसाम से यूएस से एक्सपोर्ट किया गया था। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ ये वीडियो डिस्कस की थी। उसी प्रकार से अपेडा ने
एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफाइड काजी नींबू आसाम का एक नींबू है, आसाम का लेमन है, इसको लंदन एक्सपोर्ट किया था। अब तक 40 मेट्रिक टन ऑफ आसाम के लेमन को एक्सपोर्ट किया जा चुका है। तो अपेड़ा अलग अलग ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है जहां पे इंडिया के स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है उनके न्यूट्रिशनल कैपेसिटी की बेसिस पे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटरनेशनल बहुत सारे जो भी आपके फूड सेमिनार्स होते हैं वहां पे ये जो अपेड़ा है वो हमारे रीजनल इलाकों के जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनको जाके मार्केट करता है। और वहां पे जब बायर्स इंटरेस्टेड लगते हैं तो यहाँ के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्टर्स, मतलब जो भी प्रोड्यूस इंडिया में हो रहा है अलग अलग इलाकों में, आसाम में, मध्य प्रदेश में, वहां भी जो भी उसके फार्मर्स हैं, और उन फार्मर्स से उन चीज़ों को इकट्ठा करवाना, उसको प्रॉपर एक जगह पे पैक करना और कॉस्ट इफेक्टिव मैटर में ट्रांसपोर्ट करके एक्सपोर्ट करना देश के बाहर, और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को प्रॉफिटेबल बनाना, यह काम है हमारा अपेड़ा का। और अपेड़ा ये काम काफी अच्छे से कर रही है। अपेड़ा के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, इट अंडरटेक्स मार्केट प्रमोशन एक्टिविटीज फॉर इवॉल्विंग स्ट्रक्चर्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज for export of food products, market intelligence for making informed decisions, international exposure, skill development, capacity building, high quality packaging, वही सब जो बातें मैंने बताई हैं एक डेफिनेशन के फॉर्म में टेक्निकल आपके सामने रख दी गई है। अपेड़ा को बनाया कैसे गया था? तो पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था 1985 में जिसका नाम था एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। उसके थ्रू अपेड़ा को बनाया गया। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं यूएन रिपोर्ट ऑन रेशियल जस्टिस एंड इक्वालिटी। देखिए, माइचेले बैचेलेट ये यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स हैं। तो इन्होंने बोला है कि यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है किसके ऊपर? रेशियल जस्टिस एंड इक्वालिटी। इन रिपोर्ट का क्या बोलना है कि भाई ये जो सिस्टमैटिक रेसिज्म हो रहा है ब्लैक पीपल के अगेंस्ट वर्ल्ड वाइड, जैसे कि जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ हुई थी, डायरेक्ट शॉवन ने गला घोट के मार दिया अपना घुटना रख के, डायरेक्ट शॉवन, उसके ऊपर एक मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, रिसेंट वीडियो सेक्शंस में जाके देख सकते हैं। तो अब इस प्रकार की जो एक्टिविटीज है ना, इनको पनिश करने की जरूरत है। और ये जो अफ्रीकन डेसेंट के लोगों का जो डीह्यूमनाइजेशन होता है ना, और एक प्रकार का ऐसा कल्चर बन गया है कि उनके खिलाफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वायलेंस हो रहा है और कोई कुछ कहता नहीं है। इस कल्चर को बदलने की जरूरत है, अकाउंटेबिलिटी लाने की जरूरत है, और जिन विक्टिम्स के अगेंस्ट अत्याचार हुआ है उस अत्याचार को एड्रेस करने की जरूरत है। और इसी के लिए यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स माइचेले बैचेलेट ने इस रिपोर्ट में एक 4 पॉइंट एजेंडा की बात की है जिसमें रेशियल जस्टिस और इक्वालिटी को लाने की बात की जा रही है, और अलग अलग दुनिया के लोगों को इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ब्लैक लाइव्स मैटर पूरा का पूरा एक मूवमेंट चला था इसको लेके, ठीक है। और आई कांट ब्रीथ करके एक ट्विटर का हैशटैग चला था जिसने कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में लोगों के अंदर सेंसिटिवनेस लेके आई है। लेकिन यूएसए में अभी भी एक बहुत बड़ा तबका है जो कि इस रेसिज्म को सपोर्ट करता है। आप सोचिए, इंडिया में जिस हद तक हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है उससे कहीं ज्यादा यूएसए में ये व्हाइट और ब्लैक का इशू डोमिनेंट है, इतना खतरनाक है। इसको कल्चर ऑफ डेनियल भी बोलते हैं, और इस कल्चर ऑफ डेनियल को रिवर्स करने की जरूरत है। ओके, और ये जो ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन किए जाते हैं ना लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स के द्वारा, इनको भी यहाँ पे रोकने की जरूरत है। एक ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इवॉल्व करने की जरूरत है जहां पे अगर रेसिज्म की कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसको चेक किया जा सके, अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए। और ये जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स हैं इनकी ट्रेनिंग भी इस प्रकार के अंत होनी चाहिए कि इनके अंदर लोगों के लिए एक, कहते हैं ना कि ऐसी भावना हो कि हाँ भाई इनकी मदद करनी है, ना कि इनको एक्सप्लॉइट करना है। अब ये ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसको यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ऑफिस भी कहा जाता है। This department of Secretariat of United Nations works to promote and protect human rights guaranteed under international law and stipulated in Universal Declaration of Human Rights। ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन आया था ह्यूमन राइट्स का 1948 का, इसके सारे प्रोविजंस को इंप्लीमेंट किया जाए, इस बात को इंश्योर करता है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। इस काउंसिल को क्रिएट किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा 2006 में। इससे पहले यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स था, उसको रिप्लेस करके ये यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ऑफिस बनाया गया जिसको आप ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स बोलते हैं, जो कि अभी के लिए माइचेले बैचेलेट मैडम है। ओके, ये जो ऑफिस ऑफ द ह्यूमन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स है, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स OHCHR, वो सेक्रेटेरिएट की तरह काम करता है ह्यूमन राइट्स काउंसिल की। हेडक्वार्टर कहां पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ओवरऑल ये जो पूरा ह्यूमन राइट्स का मैकेनिज्म है ये यूनाइटेड नेशंस के अंदर काम कर रहा है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में
इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर मैंडेट में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है टिग्रे फोर्सेस सीज रीजनल कैपिटल। अगर आपको इथोपिया की डेमोग्राफी के बारे में जानना, इथोपिया की पॉलिटिक्स के बारे में जानना, तो इस पर्टिकुलर वीडियो को देखिए जाके। इथोपिया में एक छोटा सा इलाका है यहाँ पे, अगर आप इथोपिया का मैप देखो तो एक छोटा सा इलाका यहाँ पे, इसको टिग्रे रीजन बोलते हैं ऑफ इथोपिया। इस टिग्रे रीजन में टिग्रे एथनिसिटी और ट्राइब के लोग रहते थे, और ये जो टिग्रे टाइप के लोग थे ना, ये इथोपिया की पॉलिटिक्स में काफी इंपॉर्टेंट थे। सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनी थी इथोपिया में, उनमें टिग्रे लोगों की बहुत चलती थी। लेकिन फिर आया अबी अहमद साहब, और अबी अहमद ने ये जो टिग्रे लोगों थे इनके एडमिनिस्ट्रेशन में इनकी औकात कम की, टिग्रे लोगों को दबाना शुरू किया। ओवरऑल टिग्रे लोगों की जो इंपॉर्टेंस थी इथोपिया की पॉलिटी में, उसको बहुत हद तक यहाँ पे दबाया गया। अब इसके चलते जब टिग्रे लोगों को दबाया गया तो टिग्रे प्रोटेक्शन लिमिटेड फ्रंट बना दिया गया यहाँ पे, सॉरी टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट बना दिया गया यहाँ पे। और ये जो टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट है ना, ये इथोपिया के अगेंस्ट अब पुश बैक कर रहा है। तो पहले ये जो टिग्रे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव थे, ये इथोपिया की सेंट्रल पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा डोमिनेंट थे, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे। लेकिन जब अबे अहमद ने इनकी औकात खत्म कर दी तो ये भी कहीं ना कहीं अबे अहमद को पुश बैक कर रहे हैं। तो इससे हमको क्या पता चलता है? इससे हमको ये पता चलता है कि अगर आप पावर को सीज करोगे और किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को दबाने की कोशिश करोगे तो वो सेक्शन बैकफायर करेगा, और ये टिग्रे पीपल कहीं ना कहीं बैकफायर कर रहे हैं। ओके, और रिसेंटली पहले तो क्या हुआ कि इथोपियन गवर्नमेंट ने टिग्रे लोगों को काफी पीछे ढकेल दिया। अब ये जो टिग्रेन फोर्सेस हैं ये अब इथोपियन गवर्नमेंट्स को पुश बैक कर रही हैं, और मैकेले नाम की एक जगह है, इसके ऊपर फिर से कब्जा कर लिया टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट ने। और अभी के लिए जितना भी इलाका टिग्रे पीपल के कंट्रोल में है, वहां पे राजधानी इन्होंने मैकेले डिक्लेयर कर दी है। जैसा कि मैंने बताया, टीपीएलएफ ये एक एथनिकली बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है। इथोपिया की नेशनल पॉलिटिक्स में 3 डेकेड्स तक इसका राज रहा है। लेकिन नवंबर 2020 में जब इसको पीछे ढकेल दिया गया, अबे अहमद ने अपना राज स्थापित किया, और अबे अहमद एक अलग एथनिसिटी के हैं। तब से आप देखोगे कि टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट ने एक आर्म्ड रेबेलियंस यहाँ पे शुरू कर दिया है। 20 लाख लोग अपने घर पे छोड़ के भाग गए हैं जो टिग्रे इलाके में रहते हैं। गैंग रेप, मास किलिंग ऑफ सिविलियंस, ये काफी कॉमन हो गया है वहां पे। 3.5 लाख लोग फेमिन झेल रहे हैं। 50 लाख लोगों को फूड एड की जरूरत है। आप कह सकते हो यूनाइटेड नेशंस ने बोला है दिस इज द वर्स्ट ग्लोबल फूड क्राइसिस इन अ डिकेड। इसके लिए टिग्रे पीपल तो रिस्पॉन्सिबल है ही, अबी अहमद भी रिस्पॉन्सिबल है। जब ऑलरेडी टिग्रे पीपल आपकी पॉलिटी में डोमिनेंट रोल में थे तो क्या जरूरत थी उनको दबाने की, और क्या जरूरत थी उनको एलिमिनेट करने की? बट एलिमिनेट किया है और अब प्रॉब्लम आप झेल रहे हो। अब समझिए, जो एरिट्रिया का रीजन है और आसपास अम्हारा का रीजन है, वो कहीं ना कहीं टिग्रे पीपल को सपोर्ट नहीं कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो ये इथोपिया का रीजन है, ऊपर की तरफ इरिट्रिया है। अब इथोपिया एक लैंडलॉक कंट्री है, तो अगर इथोपिया में टिग्रे पीपल के पास मान लीजिए इस इलाके में अगर सप्लाईज आनी है तो या तो इरिट्रिया से आएंगी, ओके, या फिर इथोपिया के दूसरे रीजन से आएंगी या सूडान से आएंगी। तो इरिट्रिया की तरफ से तो सप्लाईज बंद हो गई, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि सूडान की तरफ से थोड़ी बहुत मदद मिल रही है टिग्रे लोगों को, क्योंकि सूडान के इथोपिया के साथ अपने कुछ इश्यूज हैं। तो इसके चलते टिग्रे पीपल यहाँ पे कहीं ना कहीं सर्वाइव कर रहे हैं। पहले तो इनको काफी पुशबैक किया गया, अब ये फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पे रेजिस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं इथोपिया की सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्सेस को। ये ठीक नहीं है, क्योंकि इथोपिया के अंदर के ही इलाके आपस में लड़ रहे हैं। तो जब इथोपिया के अंदर के ही इलाके आपस में लड़ रहे हैं तो नेशनल यूनिटी वाली बात यहाँ पे बहुत हद तक डिस्टर्ब होती नजर आती है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, नासा टू क्रिएट कंप्यूटर मॉडल्स टू प्रोटेक्ट डेल्टा सिस्टम। यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि नासा के साइंटिस्ट और जो बहुत सारी उनकी यूनिवर्सिटी हैं, बॉस्टन से लेकर कैलिफोर्निया तक, वो कुछ कंप्यूटर मॉडल्स बना रहे हैं, और उन कंप्यूटर मॉडल्स के बेसिस पे तो ये साइंटिस्ट करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, सैटेलाइट डाटा का इस्तेमाल करके ये जो डेल्टा खत्म हो रहे हैं आपके यूएस में, ये देखने की कोशिश हो रही है कि कौन से डेल्टा को रिवाइज किया जा सकता है, कौन से डेल्टा को रिवाइव नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेल्टा सिस्टम है, मिसिसिपी रिवर डेल्टा सिस्टम। ठीक है, असल में हो ये रहा है कि ये जो मिसिसिपी का डेल्टा बनता है ये लुइसियाना स्टेट में बनता है। अगर आप नक्शा देखो तो आपको दिख रहा है कि जो मिसिसिपी रिवर है कहां से बहती हुई आ रही है, ये देखिए। और इस मिसिसिपी रिवर में मिसूरी रिवर भी गिर रही है, ओहायो रिवर भी गिर रही है, अरकनसास रिवर भी गिर रही है। तो मिसिसिपी रिवर यहाँ पे आई और कहीं ना कहीं लुइसियाना स्टेट में जाके इसने गल्फ ऑफ मैक्सिको में अपना डेल्टा बनाया। और इस मिसिसिपी रिवर में ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी, ओहायो है, मिसूरी है, अरकनसास है। तो ये नदियां भाई देखिए आपको याद रखनी चाहिए। और ओवरऑल जो इसका ड्रेनेज बेसिन है मिसिसिपी रिवर का, ये भी आपको नजर आ रहा है।
अब आपको यहाँ पे समझना होगा कि इस मिसिसिपी रिवर का यहाँ पे जो डेल्टा है वो इरोड कर रहा है। एक्चुअली में हो ये रहा है कि समुंदर यहाँ पे जमीन को खा रहा है। मैंने कल ही एक एनसीईआरटी की वीडियो बनाई है जहां पे मैंने आपको सबमर्ज्ड कोस्ट और इमर्ज्ड कोस्ट के बारे में बताया है। सबमर्ज्ड कोस्ट क्या होते हैं? जहां पे हाई रॉकी कोस्ट बनते हैं, जहां पे समुंदर आगे बढ़ रहा होता है, जमीन पीछे जा रही होती है। इमर्ज्ड कोस्ट वो कोस्ट होते हैं जहां पे जमीन आगे जा रही है और समुंदर दब रहा है। तो जो डेल्टा है वो डेल्टा अपने सेडिमेंट्स जमा करके, नदियां सेडिमेंट्स जमा करके लैंड को आगे बढ़ाते जाएंगे। बट यहां उल्टा हो रहा है, यहां पे समुंदर डोमिनेट कर रहा है, समुंदर आगे आ रहा है। और समुंदर आगे क्यों आ रहा है? उसकी दो तीन वजह हैं। एक वजह तो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग के चलते सी लेवल बढ़ रहा है, तो सी लेवल कहीं ना कहीं लैंड को खा रहा है। दूसरा लीवनिंग करके एक फिनोमिना होता है यहाँ पे रिवर में, जिसमें क्या होता है कि जो ज्यादातर सेडिमेंट्स हैं इस मिसिसिपी रिवर के, वो सीधे सीधे गल्फ ऑफ मैक्सिको की डेप्थ में चले जा रहे हैं, डेल्टा ठीक तरीके से नहीं बना पा रहे हैं। तो इन तीन चार वजहों से आप यहाँ पे देखोगे कि जो मिसिसिपी रिवर का डेल्टा है ना, वो यहाँ पे इरोड हो रहा है, और इसके चलते थोड़ी टेंशन हो गई है आपकी यूएसए के अंदर। मिसिसिपी रिवर की बात की जाए तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है मिसिसिपी रिवर। हडसन बे ड्रेनेज सिस्टम के बाद सबसे बड़ी रिवर ड्रेनेज सिस्टम यूएसए में, ओवरऑल पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, जिसमें कनाडा भी आता है, मिसिसिपी रिवर है। मिसिसिपी रिवर की बात की जाए तो लेक इटास्का इन नॉर्दर्न मिनेसोटा, दिस इज द सोर्स ऑफ दिस रिवर। लगभग 2320 मील तक बहती है और फाइनली मिसिसिपी रिवर सिस्टम गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके गिरती है। 32 यूएस के स्टेट से क्रॉस होती है, 2 कैनेडियन प्रोविंस से क्रॉस होती है। आपका मिसिसिपी का वाटरशेड ड्रेन्स, ओके, जो मेन रिवर का सोर्स है वो यूएस के अंदर ही है, लेकिन इसका वाटरशेड ड्रेन आपका कनाडा तक भी पहुंचता है। दुनिया भर में बाई डिस्चार्ज 14 सबसे बड़ी नदी है मिसिसिपी नदी। ठीक है। लुइसियाना स्टेट की बात की जाए तो लुइसियाना स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स के साउथ सेंट्रल रीजन में पड़ता है, तो आपको यहाँ पे लुइसियाना स्टेट पूरा का पूरा नजर आ रहा है ओवरऑल। ओके, लुइसियाना स्टेट के वेस्ट में टेक्सास है, नॉर्थ में अरकानसास है, मिसिसिपी ईस्ट में है और गल्फ ऑफ मैक्सिको इसके साउथ में। ठीक है भाई, तो ओवरऑल आपको समझ में आएगी लुइसियाना स्टेट के बारे में। हालांकि ये स्टेट की बाउंड्रीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी नक्शे में इसको एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पे नासा क्या करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो डेल्टाज इरोड हो रहे हैं मिसिसिपी रिवर सिस्टम के, इन डेल्टा सिस्टम को किस हद तक रिकवर किया जा सकता है। चूंकि एक्चुअली में एक जगह है लुइसियाना वुड्स, यहाँ पे काफी सारे पेड़ हैं मिसिसिपी रिवर डेल्टा सिस्टम के बाद, जो चूंकि सेडिमेंट यहाँ पे डिपॉजिट हो नहीं रहे हैं, लैंड लॉस हो रहा है, तो ये बहुत सारे आसपास की लोकल इकोलॉजी, फॉरेस्ट वगैरह खराब हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डेल्टा डिपोजिशन के साथ साथ लैंड आगे बढ़ने के साथ साथ बहुत सारे सिल्ट आके जमा होता है, फर्टाइल लैंड बनता है, वो प्रोसेस यहाँ पे धीमा पड़ गया है, जिसके चलते आसपास की इकोलॉजी को काफी नुकसान हो रहा है। और इसीलिए नासा यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ये पता करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे तैसे करके इस मिसिसिपी रिवर डेल्टा को रिकवर किया जा सके। जनरल स्टडीज पेपर 3 में कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको काफी कुछ यहाँ पे सीखने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ इस वीडियो को शेयर करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।